राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के प्रारंभिक सक्रिय सदस्य एवं ग्लोब टिम्बर ट्रेडर्स के स्वामी गुलशन कुमार पाहवा का निधन 29 जनवरी की रात्रि उनके विशाल एनक्लेव स्थित निवास पर हो गया। स्वर्गीय गुलशन कुमार पाहवा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार 30 जनवरी को पंजाबी बाग शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। क्योंकि वह कश्यप गोत्र से संबंधित थे, स्वर्गीय गुलशन पाहवा के बड़े पौत्र अनमोल कुमार पाहवा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस अवसर पर कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के व्यापारी सहित संपूर्ण दिल्ली के टिम्बर एवं प्लाई व्यापारियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित रही। पाहवा परिवार, अरोड़ा परिवार, मनोचा परिवार एवं तनेजा परिवार के सदस्य भी भारी संख्या में अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के पश्चात 1 फरवरी को राजौरी गार्डन स्थित सुजान सिंह गुरुद्वारे में स्वर्गीय गुलशन कुमार पाहवा की स्मृति में प्रार्थना सभा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया S&M न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल टीवी चैनल संगम के न्यूज हेड, इंडिया दर्पण दैनिक के संपादक ललित सुमन, आयुष्मान झा, टिम्बर व्यापारी रिश्तेदार दिलीप कुमार पाहवा तथा साहनी, सचदेवा, तनेजा एवं मनोचा परिवार की गणमान्य हस्तियां भी बड़ी संख्या में उपस्थित रही, जिन्होंने पाहवा परिवार के बच्चों को सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि स्वर्गीय गुलशन कुमार पाहवा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट में देश की आर्थिक दिशा को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। यह बजट न केवल सरकार की वित्तीय नीतियों को दर्शाता है, बल्कि देश के आर्थिक भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करता है। हर साल की तरह इस बार भी बजट की शुरुआत पारंपरिक अनुष्ठानों से हुई। वित्त मंत्री ने उत्तर ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा की, राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त किया और फिर संसद में बजट पेश किया। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण ही बजट कहलाता है। बजट भारत सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इस बजट में सरकार ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्य रूप से 4 वर्गों गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, निजी निवेश बढ़ाना, घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को सशक्त बनाना है। इस बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने और फिशरमैन व डेयरी किसानों को समर्थन देने की योजना भी शामिल है। छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है, जिससे 10 लाख छोटे व्यापारियों को 5 लाख तक की क्रेडिट सुविधा मिलेगी। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और रिसर्च सेक्टर में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। बजट 2025 में सबसे बड़ा बदलाव पर्सनल इनकम टैक्स में किया गया है। सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे 12 लाख तक की आयकर मुक्त हो गई है। यह कदम मध्यम वर्ग की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने और उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाया गया है। और क्या घोषणाएं की वित्त मंत्री ने इस अवसर पर, आप सुने उनका संबोधन। This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity
to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty to high quality, affordable and comprehensive healthcare, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers, building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Global and domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वृद्धि को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हस्तशिल्पी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने महाकुंभ नगर समेत प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण कर सड़कों पर भीड़ की स्थिति और मेले की स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद यदि भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आई तो वह दिल्ली की तस्वीर बदल देगी। जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में शांतिपूर्वक छात्र नेतृत्व समारोह सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता में कॉलेज में सरस्वती पूजा समारोह के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया। मुंबई के सांता क्रूज पश्चिम इलाके में एक स्कूल की इमारत को ढहाए जाने के दौरान खंभे का एक हिस्सा चौल पर गिरने से 4 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राज्य संवर्ग में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को शामिल न करने का निर्णय किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले सरकार ने जनता को एक तोहफा दिया। तेल विपणन कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए की कटौती की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने और कुशासन का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए आम जनता को बड़ी खुशखबरी दी है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों के लिए आयकर छूट बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट शक्ति बढ़ाने वाला है। यह बजट बचत, निवेश, उपभोग और विकास को बढ़ावा देगा। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म, जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के कृषि भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के विषय में कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का बजट है जो सम्मान, समृद्धि, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास के लिए बजट में वृद्धि करते हुए 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक अभूतपूर्व बजट पेश किया है। ये बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों का बजट है। संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। सचमुच में एक दूरदर्शी बजट है जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखा जाए, मैं उसी को फोकस करूंगा। इस बार ग्रामीण विकास के लिए बजट में 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके पहले 1,77,000 करोड़ का बजट था। इस बार जो पेश हुआ है 1,88,754 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट। पिछले वर्ष था 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट। इस बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक के लिए पक्का मकान और गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए इस साल बजट में 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है। आवास के अतिरिक्त ग्रामीण गरीबी दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है महिला सशक्तिकरण और आजीविका मिशन के माध्यम से वो काम चल रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी में से 1,15,00,000 से ज्यादा दीदियां लखपति बन चुकी है। अब इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 19,005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ने वाले गरीबी दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की बहनों की गरीबी दूर करने के लिए। अब तक लखपति दीदी की कल्पना थी, कई काम बहुत महत्वपूर्ण करके वो आत्मनिर्भर हुई है, लेकिन अब स्वयं कोई बहन, महिला या उनका समूह अब बड़ी उद्यमी बने, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए हमारी कोशिश है गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव। गांव में कोई भी आजीविका से जुड़े बिना ना रहे। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम की आज घोषणा की वित्त मंत्री ने, ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम, और इसके लिए हम ग्रामीण बहनों को, युवाओं को, युवा किसानों को और भूमिहीन जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनको जोड़कर राज्यों के साथ मिलकर अनेकों कदम उठाएंगे। संकल्प यही है गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव। उसका इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रारंभ करेंगे और इस प्रोग्राम को गति देने के लिए आरसेटी के नेटवर्क को कौशल विकास के लिए अब तक जिले में हुआ करते थे, अब हम नीचे ब्लॉक के स्तर तक ले जाएंगे। इसमें एक और विशेषता है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी इस बजट में घोषणा की गई। इस क्रेडिट स्कोर के कारण मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई बहनों का क्रेडिट स्कोर घोषित होता है तो उनको आसानी से और बड़ा लोन बैंकों से मिल सकेगा।
इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं ये मानता हूं कि ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बजट बहुत प्रभावी उपकरण सिद्ध होगा। वैसे ही कृषि के लिए आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के कल्याण पर और खेती के विकास पर इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए वरदान जैसा था। 1998 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और किसानों को नाम मात्र के ब्याज पर 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और दिक्कत पड़ जाए तो ऋण वापसी की अवधि को भी बढ़ाया जाता, बिना ब्याज की दर बढ़ाए। अब तक ये लिमिट थी 3 लाख, इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। देखिए, कृषि विकास को बढ़ाने में, विकास दर को बढ़ाने में हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आपने देखा है कि कृषि की विकास दर लगातार लगभग 10 सालों से 5% के आसपास रही है, लेकिन इसमें भी फल सब्जियों का बड़ा योगदान। और किसान को फल और सब्जी लगानी है तो ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ती, पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपया किसान को मिलेंगे उसको और बड़े निवेश के लिए सक्षम बनाएंगे और इससे हमारा कृषि विविधीकरण का, डाइवर्सिफिकेशन का सपना भी पूरा होगा। पैसा अगर किसान के पास आएगा, और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। एक और बड़ा कदम जो खेती के लिए उठाया गया है, कई ऐसे जिले हैं जहाँ कृषि उत्पादकता कम है। एक जैसे जिले नहीं है कि एक समान उत्पादन हो रहा। इस असमानता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऐसे 100 जिले जहाँ कृषि की उत्पादकता कम है, फसलों की कुल मिला के तीव्र, कहीं जैसे कुछ हिस्से 2-2, 3-3 फसल होती, वहाँ एक ही फसल होती है, कई महीनों तक खेत खाली पड़े रहते हैं। ऐसे जिलों में हम कम उत्पादकता के कारणों का पता करेंगे, बीज, कीटनाशक और उर्वरक जैसे बेहतर इनपुट कैसे और कितना डाले इसके लिए गाइड किया जाएगा। पानी का कुशल प्रबंधन, फसल का विविधीकरण, प्रोसेसिंग, फिर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की चैन, ऐसे अनेकों, और वहाँ ऋण की उपलब्धि, क्योंकि ऋण भी ऐसे इलाकों में किसानों को कम मिलता है, क्रेडिट कार्ड हो या बाकी माध्यम। तो ये योजना भी ऐसे जिलों में न केवल कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएगी बल्कि ऐसे जिलों में लगभग 1,70,00,000 किसान होंगे। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़िया ने आज नई दिल्ली स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीति करने और अन्य विषयों को लेकर निशाना साधा। क्या कहा कांग्रेस नेता ने इस अवसर पर, आप सुने उनका संबोधन। हमारे बाकी जो स्टेट के लीडर हैं वो सब, मैं खुद लगातार पूरे प्रदेश में जनसभाओं में जा रहा हूं और जो माहौल हमने जमीन पर देखा है वो बहुत शानदार है। लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से उबे हुए हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आपके सवाल तो होंगे ही, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं जो इस सरकार से हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, आपने दिया धोखा, अल्पसंख्यक फिर क्यों दे मौका। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अल्पसंख्यकों का वोट लेते आए हैं और अल्पसंख्यकों ने झोली भर के पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 10 साल में लगातार उनको छला गया, उनको ठगा गया, उनके किसी भी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कहीं भी खड़ी नहीं हुई। आप आम आदमी पार्टी की जो टीम है आप उसको देखेंगे तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया है। आप पिछले 2 राज्यों से उन्हें राज्यसभा में सदस्य भेजने का मौका मिला, दिल्ली और पंजाब से, उसमें एक भी किसी भी मुस्लिम को मौका नहीं दिया गया। तो स्पेशली दिल्ली में इस बात को लेकर के अल्पसंख्यकों में बहुत गुस्सा है, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से चाहता हूं कि आपके माध्यम तक मेरे ये सवाल उन तक पहुंचे। सवाल है कि जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उस पर केजरीवाल जी पूरी तरह से चुप रहे। अगर कोई उन मुद्दों पर जा करके लोगों के बीच खड़ा हुआ तो हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। जिस तरह आज वो बीच में जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए या फिर बाद में चुनाव हुए तो वो पूरे लाल लश्कर के साथ लोगों के बीच में वोट मांगने तो गए, लेकिन जब दंगे हो रहे थे, जब सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी जहांगीरपुरी में और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में, तो एक भी जगह अरविंद केजरीवाल जी नजर नहीं आए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय चुप्पी क्यों साध रखी थी और आज तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है। और जो
प्रभावित समुदायों की समस्याएं थी उनको हल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए इन दोनों जगहों के, विशेष करके जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि आपको मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को अपमानित करने वाले, उसकी बेअदबी करने वाले इंसान से इतना प्यार क्यों था? ये मेरे सामने राज्यसभा की लिस्ट है, आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में भेजे गए लोगों की लिस्ट है। इसमें एक भी मुसलमान अब तक आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में नहीं भेजा है। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी प्रतिनिधित्व देने के मामले में मुसलमानों को कहीं भी आसपास भी नहीं रखना चाहती। ये मेरे कुछ सवाल थे। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, लोगों में गुस्सा है, लोग अलल-ए-लान आम आदमी पार्टी से ये कह रहे हैं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। लोगों में गुस्सा है, लोग नाराजगी जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के प्रतिभाशाली छात्रों को पदक प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीएम साई ने विश्वास जताया कि ये युवा कृषि और उद्यानिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देंगे और विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ को और उन्नत बनाने में ये विद्यार्थी अहम भूमिका निभाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं। साथ ही जिन विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधि प्राप्त हुई है, मैं उन सबको भी हार्दिक बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ज्यादातर हमारी बेटियों को पदक मिला है, तो बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज उनके गौरवशाली क्षण में उनके परिजन भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के समर्पित कृषि वैज्ञानिक, प्राध्यापकों, किसानों, विद्वानों और विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय के इस गरिमामय समारोह में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। वर्तमान में भारत में अधिक जनसंख्या युवाओं की है। देश एवं हमारे प्रदेश की प्रगति में भी युवा शक्ति का उल्लेखनीय योगदान है। मुझे विवेकानंद जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दे, मैं देश के भविष्य को बदल दूंगा। लेकिन आज भारत के पास ऊर्जा से भरी करोड़ों युवाओं की पीढ़ी है, तो निश्चय ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी लक्ष्य निर्धारण की बात करते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम भी कर रहे हैं। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। आप जैसे ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के बूते निश्चित ही हम विकसित छत्तीसगढ़ के स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ वैज्ञानिकों और रिसर्च स्कॉलरों के बीच बैठा हूँ। एक वैज्ञानिक अपनी सोच और काम से देश को कितना बदल सकता है, इसका उदाहरण कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन में हम देख सकते हैं। उन्होंने देश में हरित क्रांति की, उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। भारत को विदेशों से गेहूं आयात करने के लिए उनके कारण मुंह ताकना नहीं पड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कृषि क्षेत्र के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। हमारे युवा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, उनके पास नए विचार हैं, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, सुविधाएं उपलब्ध करानी है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण आप लोगों ने उपलब्ध कराया है। जीवन में नई संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए शिक्षा बेहद आवश्यक है। हमारा देश अपनी शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही विश्व गुरु रहा। हमें अपनी शिक्षा संस्थानों को लगातार बेहतर करना होगा ताकि एक बार पुनः भारत वैश्विक शिक्षा का केंद्र बन सके।
इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न संकायों में नवीन सुविधाओं और नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत अपने मानव संसाधन के विकास की है और इसमें विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका होती है। एक तरह से आप लोग कच्ची मिट्टी को आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।